ये वो घटना स्थल है जहां हादसा हुआ। 30 घंटे हो चुके हैं। AI-171 के परखच्चे जब उड़े थे तो वो यही था जिस तरह से क्रैश किया। और ये वो नज़ारा है आपके सामने तस्वीरों में किस तरह से बयां हो रहा है, आप ये देख लीजिए। ये अवशेष हैं और अगर ये अवशेष हैं तो कल्पना कीजिए कि नज़ारा कितना दुखद होगा। और अगर ये उसके रिमेन्स हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कल जब ये घटना हुई थी तो लोगों को कितनी तकलीफ और कितना दर्द हुआ होगा। ये दास्ता है उन लोगों की जो कल अपने घर से तो निकले थे, लेकिन कईयों को ये नहीं पता था कि अगर दोपहर का खाना खा रहे हैं तो शायद शाम का डिनर नहीं हो पाएगा। ये कहानी है मायूसियों की। जब हमें ये पता चला कि अहमदाबाद में इस तरह का हादसा हुआ है, हम सीधा निकल पड़े अहमदाबाद के लिए। कल रात हमने धुआं, ईंधन, उसके साथ साथ उसकी गंध, मौत की परछाई और इन सब के बीच सांस लेती जिंदगी को भी देखा है। अपने चारों तरफ देखा कि किस तरह से मायूसियां हैं। लोग अपनों के बीच अपनों को खोज रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खोज रहे हैं, भाई अपनी बहन को खोज रहा है। 241 लोग हादसे में अब तक मारे गए हैं और आधिकारिक तौर पर इसका अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन कई छात्र मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खाना खाते हुए मारे गए। ये दिल दहला देने वाली कहानियां हैं, ये दिल दुखाने वाली कहानियां हैं। और अब समानांतर में लगातार जांच की शुरुआत हो चुकी है। फोरेंसिक की टीम हादसे के नमूने ले चुकी है और मैं अब भी मौजूद हूं जहां पर ये टूटे हुए विमान के हिस्से आपके सामने हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ब्लैक बॉक्स को लोकेट किया जा चुका है। ब्लैक बॉक्स वो कड़ी है जो सब बताएगी। ब्लैक बॉक्स वो कड़ी है जो ये बताएगी कि आखिरकार अंतिम स्तर पर क्या हुआ था। वो 52 सेकंड में क्या हुआ, इस बात का पता सिर्फ ब्लैक बॉक्स से लग सकता है। और ब्लैक बॉक्स का मिलना ही इस बात का सबूत है कि आखिरकार अंतिम 52 सेकंड में क्या हुआ था जब पायलट ने कहा 3 बार मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब कि मैं खतरे में हूँ, हम सबकी जान खतरे में है और हर यात्री की जान खतरे में है। इसका मतलब होता है कि आप सबको अलर्ट कर दिया गया। अब युद्ध स्तर और युद्ध गति पर काम हो, लेकिन युद्ध गति पर काम करने का समय नहीं रहा क्योंकि प्लेन सीधा क्रैश कर गया ऐसे इलाके में, यहाँ के अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में जहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि सुमित सभरवाल ने इतनी तो अपनी अंतिम स्तर पर जब काम कर रहे थे तो उन्हें ये पता था कि वो फ्लाइट जितना खींच सकते थे ऐसे इलाके में लेके आए जहाँ पर सबसे कम लोग हैं। लेकिन आज का दिन सिर्फ उन कहानियों के लिए है। मेरे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से और आपको हम बताएंगे पूरा 360 डिग्री की आखिरकार इस समय जाँच कहाँ पहुँची है, राहत कार्य कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी कहानी बता दें। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है डब्बा लेके, कहता है माँ थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। बेटी को कहता है अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब वो निकलता है और घर लौटता है तो न माँ मिलती है न बेटी। और अब 30 घंटे हो गए हैं, इंतज़ार है कि कम से कम माँ या बेटी का शव तो मिल जाए। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। कल तक जिनके पास घर था आज वो अपने घर के सामने ही इंतज़ार कर रहे हैं कि घर से कम घर वाले तो आ जाएं। यकीन मानिए ये उन लोगों की कहानी है जो कल मेस में नौकरी करते थे, रहते थे या आसपास बात करते थे, लेकिन अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो साथ में थे कम से कम अपनी माँ को तो वापस देख सकें। ऐसा एक परिवार है जिसकी माँ नहीं मिल रही है अभी तक। क्या हालात हैं इस समय आपके? तो कुछ वो मिल जाए, वो इतनी तसल्ली रख रहे हम कि मम्मी जल्दी से मिल जाए, वो भतीजी मिल जाए। कल से कुछ कोई भी नहीं मिला है, सब हॉस्पिटल में जाके देख के आए, फिर भी कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ आस लगा के बैठे कि यहाँ से कुछ दिख जाए या मिल जाए। बाहर खड़े, अंदर जाने नहीं दे रहे। वो बहन एक अकेली गई है, क्या पता क्या मिलेगी, वही आस लेके बैठे हम। मम्मी क्या करती थी, कल कहाँ थी, क्या जब हुआ था ये हादसा? कल 1-1:30 बजे के बीच हुआ था और मम्मी मैस चला रही थी, रोटी पका रही थी। भाई लोग टिफ़िन देने गए थे, भाई भाभी पापा सब लोग टिफ़िन देने गए थे। मम्मी और छोटी दीदी वो दोनों अंदर थे। मम्मी रोटी पका रही थी, खाना पका रही थी तब। यहाँ हम मम्मी लोग खाना बनाने का काम करते हैं, हम लोग टिफ़िन सर्विस का काम करते हैं रेसिडेंट डॉक्टर को सिविल के अंदर। और यहाँ से टिफ़िन भर के फिर सिविल में, पीजी हॉस्टल में, ट्रोमा में, सब जगह हम टिफ़िन सर्विस देते हैं डॉक्टर को, रेसिडेंट डॉक्टर को। आपका नाम क्या है? मम्मी का नाम? मेरा नाम ठाकुर रवि प्रहलाद जी है, मम्मी का नाम सरलाबेन प्रहलाद जी ठाकुर है। क्या उम्र है? मम्मी की उम्र 55 जैसी, 52 जैसी है। लग रहा है 24 घंटे होने को आ रहे हैं, इंतजार होगा।
24 घंटे उन्हें अगर नहीं एडमिट में है, नहीं कुछ को पीएम बाजू में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। भरोसा है मिलेंगी? भरोसा है, एक सीढ़ी है, अभी वो दीदी देखने गए हैं, अगर वहाँ से कुछ पता चल जाए तो बस। आप भी तो थी वहाँ पर, क्या स्थिति है जब मानसिक स्थिति जब परिवार वालों के साथ ऐसा हाल हो रहा है? और ये तो अंदर थे ना, इसलिए अंदर रह गए। हम थोड़े बाहर थे, तो बाहर थोड़ा हुआ ना, इसलिए हम बाहर निकल गए। तो बोलते हैं बहुत धड़ाका हुआ, तो चलो 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 भागो भागो। तो हम सब भाग के बाहर निकल गए, पर सीढ़ी के बहुत पत्थर थे ना, इसीलिए हम निकले नहीं जल्दी। और चंपल भी पहनने नहीं रहे, कि कुछ लेने भी नहीं रहे। और जल्दी निकल आए तो कांच न बाज बहुत था, यूँ बारीक सब ऊपर से। देखा आपने अपनी आंखों से जब ये स्थिति हुई तो क्या देखा आपने? और जलता था ये इधर। बच्चे को एक इंतज़ार है ना, इन आँखों में एक इंतज़ार है सिर्फ इस बात का कि माँ को यहाँ छोड़ कर गए थे कि डब्बा देकर आता हूँ। जब तक लौटे उसके बाद से माँ को अब देख नहीं पाए हैं। क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन इंतज़ार है अपने परिजनों को देखने का, भले ही वो एक बार और हो या फिर अंतिम बार हो। मनोज्ञा लोईवाल, अहमदाबाद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक जुड़ रहे हैं अस्पताल से और जितेंद्र जुड़ रहे हैं घटनास्थल से। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास ये कहानियां तो खत्म ही नहीं हो रही है ना, बार बार कोई ना कोई आ रहा है अस्पताल में देखने के लिए, मिलने के लिए अपनों से, और ये तलाश कितनी कठिन होगी ये बताइए। जाहिर तौर पर दिन जिस तरीके से हम कल रात से रिपोर्ट कर रहे हैं और आज पूरा दिन ख़त्म होने को आ रहा है, लगातार लोग अपने परिजनों की तलाश में आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं बीजे मेडिकल कॉलेज के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हम पहले उस डीएनए सैम्पलिंग सेंटर जहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, अंदर कसौटी भवन है, वहाँ से करते थे, लेकिन वहाँ से हमें बाहर निकाला गया, फिर बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे। अब पुलिस ने सभी मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया है। तो जब भी हम वहाँ खड़े रहते थे तो एक फैमिली जब बाहर आती थी तो कोई नई कहानी सामने आती थी। किसी ने अपने को कोई अपने भाई के लिए सैंपल दे रहा है, कोई अपनी माँ के लिए सैंपल दे रहा है, कोई किसी ने अपनी बच्ची के साथ आखिरी सेल्फी खिंचाई है, वो सेल्फी हमसे साझा की जा रही है। और एक तरीके से हर एक बार कोई बाहर आता था तो एक नई कहानी समझ में आती थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 210 से ज़्यादा सैंपल्स अभी तक कलेक्ट कर लिए गए हैं, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का आंकड़ा ये बढ़ने वाला है। और अस्पताल की अगर बात करें तो 200-250 से ज़्यादा पार्थिव शरीर रखे गए, कुछ जिनकी शिनाख्त की गई है उन्हें दे दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर डीएनए की जब रिपोर्ट आएगी 72 घंटे का समय दिया गया है उन सभी परिजनों को कि आपको रुकना होगा, आपकी व्यवस्था भी की गई है, और उसके बाद जब सैंपल मैच होंगे तब आपका पार्थिव आपके जो है उनका पार्थिव शरीर आप तक मिलेगा। तो समय है, लेकिन जिस तरीके से लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं और एक उम्मीद भी रखते हैं कि काश हमारा वो परिजन जिंदा बच जाए, लेकिन ये उम्मीद ही रह जाएगी जहाँ तक हमें समझ रहा है। जी जी, अब सीधे चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, क्या अपडेट है इस समय? लगातार फोरेंसिक के बाद तो कई ऐसी जांच चल ही रही है, इस समय क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए मनोज्ञा, मैं इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो उसमें जो सकारात्मक खबर आई है वो ये आई है कि जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसके मिलने की खबर आई है कि वो मिल चुका है। हालांकि अब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट कन्वर्सेशन जो रिकॉर्डर है, इनके ज़रिए ही ये पता चल सकेगा कि आखिर हादसे के वक्त हुआ क्या था, किन कारणों से यह हादसा हुआ। लेकिन ये जानकारी के अलावा जो है बहुत सारे और भी पहलू होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स पता करते हैं। देखिए, 3 तरह के इन्वेस्टिगेशन इस हादसे को लेकर होंगे। एक तो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ब्यूरो की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन होगा, AAIB की तरफ से उनके लोग करेंगे, फिर हमारी अपनी सरकारी एजेंसी DGCA की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होगा, और बोइंग जिस कंपनी का ये विमान है उसके भी टेक्नीशियंस आएंगे और उनकी तरफ से भी जांच की जाएगी। और ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स मिले हैं उनके ज़रिए इस तहकीकात में काफ़ी अहम मदद मिलने वाली है। आज अगर हम दिन भर की बात करें तो आज दिन भर मलबा हटाने का काम चल रहा था। FSL की टीम वहां पर मौजूद थी और FSL की टीम ने
कई सारे सैंपल्स जुटाए। वहाँ पर हमने उनकी तस्वीरें भी दिखाई कि पीले रंग की थैलियों में जो भी सैंपल्स मिले हैं उनको लेकर गांधीनगर वे अपने दफ्तर लेकर जा रहे थे। एक और बात मैं यहाँ पर आपको मनोज्ञा बताना चाहूँगा, मेरी कुछ गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम जो है अपनी जाँच में इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ये सैबोटेज भी हो सकता है। हालांकि ऐसे कोई सबूत जो है अब तक नहीं आए हैं कि ये सैबोटेज का मामला है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इस एंगल से भी अपनी जांच करेंगे और इस सिलसिले में एक एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो नरोड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई है। जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो इस तरह की रिपोर्ट जो है, इस तरह की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाती है। देश भर में इस तरह की प्रथा है, तो वो यहाँ पर इस मामले में भी दर्ज किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो मुझे लगता है कि इस जांच को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी बात ये कि एयरक्राफ्ट क्रैश की जो जांच रिपोर्ट है वो इतनी जल्दी नहीं आती है, उसमें कई महीने या कई बार तो साल भर तक का वक्त लग जाता है। तो हो सकता है कि हमें कई महीनों बाद ही असल कारण पता चल सके कि आखिर ये विमान क्यों गिरा। मनोज्ञा। जी जितेंद्र, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस समय फिलहाल सबसे लंबा इंतजार अगर किसी के लिए है तो अपनों का, अपनों के शवों के लिए है अस्पताल के बाहर। मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है एक्सपर्ट्स का और उसके साथ मेरे और दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो मेरे सहयोगी अभिषेक ने की है, क्योंकि जब आप अपनों को अपनों का ही शव खोजते देखेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति क्या है वो इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा नाम पायल है। मेरी मम्मी कल से मैस में गई तब से वापस नहीं आई है। मेरी भतीजी भी थी साथ में। हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उनको, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। हम जगह पे सिविल में सब जगह पे ढूंढा पर कोई पता नहीं चल रहा। उनका नाम क्या है बता पाएंगे? सरला मैन। अच्छा, तो वो मैच के कैंटीन में काम करते थे? हाँ, डॉक्टरों का। और आपकी बेटी थी क्या वो उनके साथ में? मेरी भतीजी थी। अच्छा। कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो आपने भी सैंपल दिया और सर ने भी सैंपल दिया? उनको उनकी बेटी के लिए दिया और मैंने मेरी मम्मी के लिए दिया। आपका नाम क्या है? पायल। कुछ पता नहीं चल रहा है सर, कहाँ ढूंढे उनको, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। आपको अभी क्या बोला गया, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा सैंपल देने के बाद? क्योंकि जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ तो मतलब आपके आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं पता चल रहा है कहाँ है। कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी हमें 72 घंटे दिए, पता चले गए, हम भी बताएंगे। हमको पता चला कि 16 सिविल में ले गए, हम वहाँ जाके आए। हमको ऐसा पता चला शारदा में लेके गए, हम सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं पता चला है। सब जगह पे ऐसे ही ढूंढ रहे हैं पागल की तरह, नहीं खाते नहीं पीते, बस मम्मी को ढूंढ रहे हैं। कब तक पता चलेगा बता रहे हैं? 72 घंटे बोल रहे हैं। हाँ, 72 घंटे बोल रहे हैं, पर अभी तक कुछ कल का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रविश, कल से हम देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स कुछ बड़ी भावुक कर देने वाली हैं, लेकिन इस समय भावनाओं का जो सैलाब है उस बीच आप कहां खड़े हैं और किन लोगों के साथ हैं, क्या है इस समय लेटेस्ट अपडेट? आज देखिए मनोज्ञा, मैं हॉस्पिटल के पास में खड़ा हूं और जिस तरीके से पायल की अभी तस्वीर और जो आवाज़ मैंने सुनी कि रोते हुए वो कह रही हैं कि उनकी माँ जो है वो कैंटीन में खाना बनाने गई थी और उसके बाद में उनका कोई पता नहीं है। कैंटीन में तमाम सारे लोग उस वक्त मौजूद थे। मेगानी कॉलोनी से आज सुबह हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे तो बार बार मेगानी कॉलोनी के लोग ये बोल रहे थे कि जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ यानी कल 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कैंटीन में खाना खाने का वक्त होता है और उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट भी मौजूद थे और कई सारे जो कैंटीन में काम करने वाले लोग भी मौजूद थे। अब देखना होगा कि आखिर उस कैंटीन में कितने लोग हताहत हुए हैं। इस बात का अभी कोई पक्के तौर पर नंबर जो है, कोई आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन हम लोगों के लिए, चैनलों के लिए भले ये आंकड़े हों, लेकिन जिन लोगों के अपने उस कैंटीन में काम करते थे या वहाँ खाना खाने गए थे, उनके लिए ये जो इंतज़ार है ये बड़ा दर्द भरा है और बड़ा तकलीफ देह है। हॉस्पिटल के अगर अंदर की हम बात करें तो अभी मैं खुद देख कर आया हूँ,
बहुत सारे जी। लोग हैरान परेशान, और ऐसा लग रहा है कि पूरा अहमदाबाद दर्द और दुख में डूबा हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी मुझे यहाँ पर जी। दिखी, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, लेकिन यहाँ ये भी अच्छी बात दिखी कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का लोग इस दुख की घड़ी में हमने देखा कि जी। कंधे से कंधे मिलाकर लोगों का सहयोग भी कर रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये डीएनए रिपोर्ट जल्दी आए और लोगों का ये इंतजार दुख का खत्म हो। जी, अब सीधे चलते हैं गोपी के पास। 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है गोपी के पास, और गुजरात का तो चप्पा चप्पा आपको पता है। गुजरात की अगर बात करें तो ये जो हादसा हुआ है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का उस पर होना, किस तरह से देखती हैं गोपी, और इस समय क्या है लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए मनोज्ञा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का शव जो है, उनकी बहन का डीएनए लिया जा चुका है। डीएनए टेस्ट होने के बाद जो शव है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा। जो उनकी पत्नी है अंजलि रूपानी, वो आज सुबह ही यहाँ पे पहुंच चुकी है। उसके बाद उनके बेटा जो है, उनका बेटा और बेटी, ये दोनों, बेटी के घर पर बेटा हुआ था जिसकी वजह से विजय रूपानी लंदन जा रहे थे। अब बेटी और बेटा दोनों ही इंडिया आ रहे हैं। कल मॉर्निंग में वो दोनों अहमदाबाद आ जाएंगे, और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है, क्योंकि विजय रूपानी की जो हम कहेंगे कि वैसे ही गुजरात तो उनका कर्मभूमि था, लेकिन राजकोट जहाँ पे अपना उनका होम टाउन है, उनका गृह शहर हम कहेंगे, तो राजकोट उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय रूपानी की मौत पर काफी दुख जताया। और देखिए, गुजरात के अंदर विजय रूपानी को अगर देखने जाए तो बिल्कुल जिसे हम कहेंगे कि देश के कार्यकर्ता से लेकर संगठन और मुख्यमंत्री तक, जब उनको, मुझे एक अनुभव याद है कि जब विजय रूपानी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, तो विजय रूपानी ने विदिन 1 आवर हंसते हंसते इस्तीफा दे दिया था, और संगठन को ये कहा था कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के तौर पर अपना काम करता रहूंगा। तो ये विजय रूपानी की शख्सियत थी कि ना उन्हें कहीं कुर्सी का लोभ था, ना ही किसी तरीके की लालच। वो लगातार पार्टी को बड़ा करने में काम करते थे। तो कहीं ना कहीं विजय रूपानी की जिस तरीके से शख्सियत थी, उनका सौराष्ट्र में ही नहीं, पूरे गुजरात के लोगों के साथ एक अपनापन था। मनोज्ञा। जी गोपी, अपनापन नेताओं में होता है, इसीलिए उनको इस तरह की भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी जाती है, भले ही हादसा बहुत ही दर्दनाक रहा हो। लेकिन दिवांग हमारे साथ हैं। दिवांग, क्या देख रहे हैं आप, क्या है इस समय लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल बता दें, अभी जो लेटेस्ट है, जो जिसके सब वो पूरे जो सब है वो से उनको कोल्ड स्टोरेज में जो है ले जाया गया है। कल उसके ऊपर कुछ घंटे के बाद जो रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट के आधार पे ही जो डीएनए टेस्ट और जो रिपोर्ट मिल जाएगी, उसी लोगों को जो है वो सब दिए जाएंगे, उनकी परिवारजनों को जो है सब दिए जाएंगे। हाल फिलहाल जो है जो पूरा मलबा है वो वहाँ से हटाया गया है। अभी फिलहाल खाली सब रिपोर्ट के आधार पे ही चल रहा है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है लोगों को, अपने परिवारों को जो है सब लौटाया जाएगा, उनको बना दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो बात करें तो ये गुजरात में और अहमदाबाद में का ये हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा कहा जाता है। लेकिन 72 घंटे तक अभी जो है मलबा हटाने का काम चालू है अभी। धन्यवाद आप सबका। लेकिन आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, खबरों की इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। इससे पहले चलते हैं हमारे दोनों सही गेस्ट के पास। कैप्टन कबीर मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, सबसे पहले सवाल आपसे, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपसे सबसे पहला सवाल ये कि जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे एपिसोड की, जो घटना हुई है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इस ब्लैक बॉक्स के मिल जाने से किस तरह से सारी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी। जी हाँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक तो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जब जहाज उड़ रहा होता है तो जहाज के जो अलग अलग फ्लाइंग पैरामीटर्स होते हैं कि जहाज की स्पीड कितनी है, जहाज की ऊंचाई कितनी है, जहाज के जो इंजन की सेटिंग है, 2 इंजन है तो उसकी आरपीएम, रोटेशन पर मिनट कितनी है, N1 N2 कितना है, जहाज का जो इंजन है वो कितना गर्म है, हम बोलते हैं जेपीटी, जेट पाइप टेम्परेचर। तो ओवरऑल इसकी एक कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग की जाती है। इस रिकॉर्डिंग के 2 महीने हैं। एक तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया
तो ये पता लग सकता है कि उस वक्त जहाज किस वजह से एक्सीडेंट में ग्रसित हुआ। दूसरी वजह यह है कि इस रिकॉर्डिंग से ये भी पता लग जाता है कि एक्सीडेंट का कारण क्या था। क्या वो डिजाइन एरर था, क्या वो पायलट की गलती थी, या क्या वो कोई टेक्निकल मेंटेनेंस चूक की वजह से हुई, ताकि भविष्य में करेक्टिव एक्शन ले सके। ब्लैक बॉक्स का एक और हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। आजकल तो वो डिजिटल बन गए हैं, तो कई जगह पे उसको डीवीआर भी बोलते हैं, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। तो होता क्या कि जो पायलट है वो आपस में, जो कैप्टन है और को पायलट है, आपस में जो भी बात कर रहे हैं उसकी बातचीत रिकॉर्डिंग करता रहता है। अब सीवीआर में प्रावधान ये भी है कि अगर पायलट लोग जो हैं, दोनों पायलट्स में से कोई भी अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ बात कर रहा है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अगर पायलट्स को कोई निर्देश दिए हैं, तो वो भी सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो मोटा मोटी एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला लें तो काफी आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा था। इसके अलावा एक और डिवाइस रिकॉर्ड करता है एयर ट्रैफिक कितना कंट्रोल। समय लगता है इसमें, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इसमें कितना समय लगता है? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हर फ्लाइट के बाद चेक करने में कुछ समय लगता है, लेकिन क्योंकि अब एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक लीगल एंगल भी बन जाता है। जब तक सारे स्टेक होल्डर नहीं आ जाएंगे तब तक ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर मिल्किंग यानी उसका डेटा नहीं निकाला जाता, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, ओईएम है बोइंग एयरक्राफ्ट, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, वो उपस्थित होना चाहिए। ये जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल के तहत जो इंजन मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हमें काफी सारा डाउट इंजन के ऊपर भी हो रहा है कि दोनों इंजन कैसे एक साथ फेल हुए, तो इसमें जीई जनरल इलेक्ट्रिक का, ये भी अमेरिकन कंपनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे और खड़े रहेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ। इसके अलावा जाहिर बात है एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके बाद जो पायलट्स एसोसिएशन है भारत का, जैसे आईएलटीए या दूसरा पायलट, वो भी, पायलट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ा रह जाता है, ये देखने के लिए कि पायलट को अननेसेसरी तो कोई ब्लेम नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारा जो उड़ान मंत्रालय है, उसके लिए डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एक टीम को वहां भेज चुकी है कल रात को ही, जिसको हम बोलते हैं एएआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। उस टीम में जो मेंबर होते हैं, एक अनुभवी पायलट होता है, एक अनुभवी इंजीनियर होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, वो टीम भी वहां पर रहते हैं जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि सभी लोग वहां होने चाहिए, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि उनकी अनुपस्थिति में वो डैमेज हो गया, डेटा मिल्किंग नहीं हो सकी, जी। या और किसी ने डेटा से टेम्परिंग कर ली। जी, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। कैप्टन कबीर मलिक मेरे साथ हैं। जब प्राइवेट एयरलाइंस की बात होती है, आपने प्राइवेट एयरलाइन में भी काम किया है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि आपका एसओपी होता है, पायलट्स को साइन करना पड़ता है कि हमने टेक्निकल चेक कर लिया है, क्या संभव हो सकता है कि इस तरह की गलतियां मैनुअल एरर में काउंट की जाएं? जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई भी गलती एविएशन के अंदर किसी चीज़ में नहीं काउंट की जाती है, क्योंकि एविएशन जो है बहुत सेफेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, एयर ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर किसी गलती को आप नेगलेक्ट करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो, चाहे वो पैसेंजर एयरलाइंस हो, या अपनी जो है देश की सेना की एयरफोर्स हो। तो इसके जो नॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सेफ्टी नॉर्म्स सबके सेम होते हैं, और मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई इसमें कोई किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या हो पाएगा। जैसे अभी हमारे ग्रुप कमांडर साहब ने कहा कि एफडीआर जो है वो मिल गया है, और उसकी एक जॉइंट टीम जो है जिसके अंदर सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, हमारे पायलट एसोसिएशन की तरफ से जो कैपेबल और कैलिबर हमारे कमांडर या जो भी इस सीरीज़ में होंगे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, डीजीसीए के लोग भी उसके अंदर होंगे। और अपने जैसे एक और बताया, मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमारी एएआईबी, जिसको हम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने
30 जुलाई 2012 को जिसकी स्थापना करी थी वो हमारे देश के अंदर है। पहले हम लोग बाहर से आउटसोर्स किया करते थे, लेकिन अभी जो है हमारे देश के अंदर है। इसकी स्थापना 2012 में इसकी की गई थी। उस टीम के सारे सदस्य बड़े कैलिबर हैं हमारे देश के अंदर, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अंदर जैसे अभी बताया आईबी की टीम भी इसमें रहेगी। तकरीबन मिला के 6-7 एजेंसीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहेगी। किसी को कोई ऐसा पार्शियली कोई क्लीन चिट, टाइम लिमिट भी होती है क्या कि देखिए टाइम लिमिट, कैप्टन कबीर मलिक देखिए इसमें जैसे क्या कोई टाइम लिमिट भी रखी जाएगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हो गया, लोग जानना चाहते हैं। उसी पॉइंट पे आपका आ रहा हूँ, ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ये क्वेश्चन मार्क करता है हमारी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर कि इसके अंदर जो बोइंग हमारे हैं, वो बोइंग आपको मैं बता दूं 2011 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। एयरबस के कंपैरेटिवली 380 जो एयरबस लॉन्च हुआ था उसके मुकाबले इन्होंने 2011 के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके कंप्लीट किया था, और ये सर्विस में जो शुरू हुआ था वो नवंबर 2011 के अंदर हुआ था। और वर्ल्ड के अंदर अभी ये 1188 ये 1188 प्लेन अभी सर्विस के अंदर हैं डिफरेंट एयरलाइंस के अंदर। तो ये सारे जो एयरलाइन ये वाले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है ये वाला एक्सीडेंट। और इसके ऊपर हमारी कंट्री नहीं चाहेगी, जो रेस्ट ऑफ अदर कंट्री के पास जो बोइंग ओन कर रहे हैं वो कंट्री की एयरलाइन के ऑनर भी चाहेंगे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो। और मेरा तो ये मानना है जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, इस प्रकार के जितने भी एयरक्राफ्ट्स इंडिया में हैं उनको अभी सर्विस से डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट था। जब इसको बनाया गया था एयरबस की कंपटीशन में इसको खड़ा किया गया था, क्योंकि आपको याद हो मैक्स बोइंग का मैक्स एयरक्राफ्ट आया था जिसके अंदर हमें अमूमन आग लगने की समस्या थी, इमरजेंसी लैंडिंग हुआ करती थी 2009, 2010, 2007, 8 के अंदर। तब उस एयरक्राफ्ट को बोइंग ने वापस लिया था और डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद इसके अंदर जितने भी सेफ्टी नॉर्म से कमियां थी उसको पूरा करके एक ये बहुत सॉलिड एडवांस टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट बनाया था। लेकिन इसके अंदर भी चूक हुई, और हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये अनहोनी घटना हमारी एयरलाइन हमारी कंट्री के अंदर हुई और हमारे देश के इतने नागरिकों को हमें खोना पड़ा, जिसके अंदर बड़े भारी मन से मुझे उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी पड़ रही है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है, और इसके ऊपर जितनी जल्द से जल्द हम ये इन्वेस्टिगेशन टीम ऑल टुगेदर होके अपनी ऑनेस्टी के साथ एक टीम वर्क करके जल्द से जल्द इसका रिजल्ट दें, वो हमारे देश के लिए, हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, कहा है ना किसी ने जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन 241 लोग जब लील हो जाते हैं इस अग्नि में और उसमें एक व्यक्ति चलता हुआ बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे? उसने जो कहा आपके लिए वो सुनना ज़रूरी है। सुनिए रमेश विश्वास कुमार ने क्या कहा घर वापस लौटने के बाद। गुरुवार शाम चोट के निशान लिए ये शख्स जब चलता हुआ दिखा तो समझ में आया कि वो जलती हुई मौत को मात देकर निकला है। इस शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश है। वो ब्रिटेन के लिसेस्टर में रहते हैं। यहाँ परिवार वालों से मिलने आए थे। लौटते हुए भाई साथ था, जिसके बारे में अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं। फिलहाल विश्वास अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास कुमार रमेश विमान की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। इस हादसे में उनका बचना जिंदगी का एक करिश्मा ही है। खुद विश्वास कहते हैं उन्हें यकीन नहीं था कि वो बचेंगे। वे बताते हैं, वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। विश्वास जिस तरह चलते हुए निकले उससे लोगों ने सोचा ये मुसाफिर नहीं कोई और है। बाद में उनकी समझ में आया कि वो जिंदगी नाम के जादू को चलता हुआ देख रहे हैं।
जो ब्रेक हुआ ना फ्लाइट, वो उस मूवमेंट उस मतलब उसी जगह पर बैठा हुआ होगा। तो जैसे ही वो टूटा ना सर, तो उछल गया, उछल के वो नीचे यहाँ अथड़ा कर वो बिल्डिंग को टच होके मतलब वहाँ टकरा कर नीचे आके गिरा। पर उस पे भी फ्यूल उड़ा था, उसका भी शरीर जल रहा था, चेहरे पे उसके चोट आई थी, वो जल रहा था, नीचे गिरा, वो कुछ देर गिरा रहा, फिर वो उठकर वो चलने लगा आगे की साइड। वो जाके बोल रहा था कि मैं पैसेंजर हूँ, मैं खुद पैसेंजर हूँ, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था सर, क्योंकि सबका ध्यान इतना बड़ा ब्लास्ट था उसी में था, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शायद पैसेंजर। हमें ऐसा लगा कि वो डॉक्टर्स के टीम में से कोई बंदा होगा करके। फिर वो आगे जाकर उसने बताया कि बोले मेरे पास मेरा टिकट है, मेरा पासपोर्ट है करके ये बताने लगा। जब जाके ये यकीन हुआ कि वो बंदा उसी प्लेन का था, और वो इतना लकीली कि सर वो बच गया। विश्वास अब ठीक है, इलाज से संतुष्ट भी, जल्द ही वो लौट जाएंगे, लेकिन ये यादें उनका पीछा करती रहेंगी। अरसे तक उनकी नींद में एक जलता हुआ विमान आता रहेगा, और वो लोग भी जो उनके सामने खत्म हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विश्वास कुमार रमेश की बातें ये याद दिलाती हैं कि उनकी बातों पर विश्वास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो अकल्पनीय था। अकल्पनीय कई कारणों से था, और क्यों था वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने यह हादसा देखा है और सबसे पहले दौड़े थे मदद करने के लिए। क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मैडम, एक 38 से विमान निकला और 1:40 पे हुआ था। हमारे घर से ऐसा लगा कि मिसाइल का आवाज़ जैसा हुआ था। हमारे घर के दरवाजा हिल रहा था तो फिर हमें जैसे हुआ ना ऐसे सब इधर दौड़े। पहले पुलिस नहीं आई थी, सब पहले हमारे पटनी समाज के सब दौड़े थे। पहले क्या देखा, किस तरह से जल रहा था? सब लाशा जले थे। पहले हमने लाशा की, फिर एक्टिवा में सब हमारे बिठाए, फिर हम 1200 बैठे ना सिविल, उस तरफ ले जाए, फिर उसकी सारवार कराई हमने। क्या आपने जब ये तस्वीरें देखी तो आप पर क्या गुजर रही थी, कैसे भाग रहे थे? सबसे पहले आप ही ने 31 पे भागे थे यहाँ से? हाँ, 31 पे मैं जो खाना खाने के लिए जॉब से आया था, तुरंत ही वहाँ से बाइक खड़ी रख के वहाँ हादसे पे मैंने पहले पहुँचा था। वहाँ पे तो क्रैश हो गया था हम जाने से पहले। तो पुलिस आर्मी कोई भी तक कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ से ब्लॉक वाले बोले, लोकल पब्लिक वहाँ पे पहुँच गई थी, और सामने कुछ लोकल रिक्शा वाले थे। रिक्शा वाले की कुछ हेल्प लेके हमने इंसानों को वहाँ से थोड़ा जो इंजर्ड थे, थोड़े जहाँ थोड़ा जल रहे थे थोड़े उनको कभी देखा है? ये देखिए अभी विमान ऊपर से निकल रहा है, और मैं रोहित से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं। ये विमान तो ऊपर हवा में उड़ गया। ये आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामान्य तौर पर हर दिन सैकड़ों विमान इसी तरह से गुजर जाते हैं, लेकिन इस एक विमान ने हवाई जहाज की जगह सीधा आकर यहाँ अपने आप को जैसे ही जमींदोज हुआ तो क्या हालात हुए, अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि अकल्पनीय था यहाँ से जिस तरह से विश्वास कुमार रमेश निकले हैं। आप कल्पना कीजिए, कुछ नहीं बचा है, पर खच्चे उड़ गए हैं। आसपास की जो इमारतें हैं उनके रंग बदल गए हैं। किस तरह से आग 1 लाख लीटर का और एयर टर्बाइन फ्यूल जला है, और वो जलता ही रहा है। सुबह तक धुआं निकल रहा था, इतनी तेज आग थी। आग में जिस तरह से झुलसे हैं कि शव को की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब इस तरह की दुर्घटना होती है ना, तो उसमें सिर्फ यहाँ पर जिसके ऊपर गुजरती है सिर्फ वो नहीं कांपता है, आसपास के रहने वाले भी कांप जाते हैं। यहाँ जो महिलाएं थीं जो कपड़े सुखाने आई थी, वो कांपते हुए, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा, और उसके बाद इसी सदमे से बाहर निकलने की कई लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कहाँ हैं आप अस्पताल में और इस समय क्या स्थिति है? ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं, और यही है कि जो इंतज़ार है, तमाम लोग यहाँ पर आसपास रुके हैं, कोई सर्किट हाउस में रुका है और बस उस समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे वो फ़ोन नंबर से फ़ोन आए और कह दिया जाए कि हाँ, आपके पार्थिव शरीर जिसकी आपके लिए आए थे उसकी पहचान हो गई है और आज आप आके इसे ले जाइए। जी, जिस तरीके से 210 से ज़्यादा सैम्पलिंग हो चुकी है, और एक चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ कि जो आंकड़ा भी बचा हुआ है कहीं ना कहीं वो फॉरेनर्स का है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स का है, जिनके आने की संभावना है, और उसी के चलते ये लगातार 24 घंटे कसौटी भवन में ये डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। 72 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जैसे ही फ़ोन आएगा वैसे ही लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने परिजनों का पार्थिव शरीर लेके जा सकते हैं। जी मनोज जी, मेरा सवाल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। 8500 आवर्स ऑफ फ्लाइंग कोई कम बात नहीं होती है ना, वर्षों का एक्सपीरियंस होता है। सुमित सबरवाल का उतना ही बड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन एज अ पायलट जब आप इसे देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? जी हाँ, दोनों ही पायलट काफी अनुभवी थे,
जहां तक कैप्टन की बात है, 8,000 घंटे की फ्लाइंग आवर्स का मतलब है कि उनको हर तरह के सिचुएशन से डील करने के बारे में अभ्यस्तता हो गई थी। होता यह है कि 8,000 फ्लाइंग आवर्स जो हैं उसका ये भी मतलब है कि पिछले 15 साल से 16 साल से वो कम से कम 3-4 अलग अलग तरह के विमानों में उड़ चुके हैं बतौर पायलट। तो अलग अलग जहाजों की अलग अलग जो खूबियां होती हैं या कमजोरियां होती हैं वो हर पायलट के दिमाग के अंदर रहती हैं। 8,000 घंटे की फ्लाइंग आवर्स तक क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, खासतौर से एक्ट इमरजेंसी जिसमें कि रिएक्ट करने के लिए मात्र कुछ क्षण मिलते हैं, वो उनके नेचर में आ जाता है। इसी तरह से को पायलट जो है उनकी भी 1,200 घंटे की फ्लाइंग है। ठीक है, डीजीसीए मापदंड के हिसाब से उनके 1,200 घंटे का एक्सपीरियंस जो है वो माना जाता है कि को पायलट के लिए ठीक है। सभी एयरलाइंस में जो को पायलट होते हैं उनकी फ्लाइंग एक्सपीरियंस जो है इसी तरह से 1,000 घंटे 2,000 घंटे के आसपास होती है। सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूं है कि एक सिक्स जब भी एविएशन में माना जाता है कि जैसे जैसे एक पायलट करीबन 4,000 5,000 6,000 घंटे की फ्लाइंग कर लेता है तो उसका एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है कि क्या अनहोनी होने वाली है। तो हर पायलट जो सीनियर पायलट होता है, कैप्टन होता है, वो जहाज जब उड़ाता है किसी को बोलता नहीं है उसके, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे उसे क्या करना चाहिए, अब आगे क्या गलत हो सकता है, अगर कुछ गलती होगी तो उसे क्या करेक्टिव एक्शन लेनी पड़ती है। तो ये 5-6 हजार घंटे के एक्सपीरियंस के बाद अपने आप उनके डीएनए में आ जाता है, खून में आ जाता है। जी जी बिल्कुल। जी आपको यहाँ रोकूंगी, मैं कैप्टन कबीर मलिक के पास जाऊंगी। कैप्टन कबीर मलिक, जब हम पैसेंजर सेफ्टी की बात करते हैं बहुत सारे नए नॉर्म्स आते रहते हैं, कई पैसेंजर्स ऐसे हैं सीट बेल्ट की बात नहीं सुनते हैं। एक छोटा सा जवाब उन पैसेंजर्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली, बहुत पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था आज से 2 साल पहले, तब मैंने कॉपरेशन डायलॉग डिलीवरी की थी पैसेंजर्स, एयरलाइन, पायलट, क्रू मेंबर्स के बीच में। और मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई जो सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एयरलाइन के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं सब आपकी सर्विस के लिए हैं। कॉकपिट में, फ्यूजलाज में जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आपके गंतव्य पे आपको ठीक ठाक से पहुंचाने के लिए हैं। और अगर वो आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन से सूचित कराते हैं तो हमें हमेशा क्रू मेंबर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अपना अड़ियल रवैया कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हर एक पैसेंजर्स के लिए कि वो कभी भी जब फ्लाइंग करें तो एयरलाइन के जितने भी मापदंड हैं, जितने भी रूल और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। और कभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर हाइपर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के ऊपर शाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही की सर्विस के लिए काम करते हैं। और उनकी जितनी भी मुस्तैदी है उतना उनका जितना भी टाइम होता है वो आपकी सर्विस के लिए वहाँ पर होते हैं, वो किस सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं, हमें इसको भी समझना और उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरीके से अपने व्यवहार को बना के चलेंगे तो एक बहुत अच्छा जो आपका रिलेशन इस्टेब्लिश होगा फ्लाइंग क्रू के साथ और आपकी जो क्रू मेंबर्स हैं जो आपकी सर्विस में हैं और पैसेंजर्स के बीच में। जितनी भी आजकल आप देखते हैं एयर के अंदर जितनी भी लड़ाई झगड़े और एकदम से लोग टेम्परामेंट अपना छोड़ देते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आता इनके अंदर ये चीज़ कहाँ से आती है। जब आप बस में जा रहे होते हैं या अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्लेन के अंदर ही ऐसा क्यों सोचते हैं? ठीक है, आपने पैसा दिया है एयरलाइन को, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आप लड़ने के लिए आए हैं। ये एक बहुत ही रॉयल, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूटिव क्लास आपका सर्विस ट्रांसपोर्टेशन वो मूड है, इसको आप प्लेन के अंदर बैठ के एंजॉय कीजिएगा, एनवायरनमेंट को बनाए रखिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है और अभी भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही रखना चाहिए। जी कैप्टन साहब, हमारी भी यही सबसे गुजारिश है कि जब आप फ्लाई करें तो फिर उन सारे सेफ्टी नॉर्म्स को भी ध्यान में रखें और उन्हें फॉलो भी करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जिसने ये हादसा देखा है उससे भी ज़रा पूछ लें, जब ये देखा और आग की लपटों को देखा था, जो बता रहे थे वो बताइए। तो मैडम, मेरा नाम है पटनी भावेश। मैं अभी घर पे खाना खाने के लिए बैठा था। अभी लैंड ऐसे विमान ऐसे जैसे आया ना, ऐसे पेड़ पे टकरा के वो चिट्टी वहीं से भी टकरा के पूरी मैक्स वाली बिल्डिंग है वहीं पे टकरा गए सब। वहीं पे ऐसा जैसे टकरा ऐसा बहुत बड़ा भड़का होता, हम तो ऊपर आके देखे, सर ऊपर आके देख नहीं पाए, वो नीचे जाके सर बीवी बच्चों को लेकर सबको लेके नीचे चले गए मैम।
कभी देखिए इस तरह की आग, कहीं भी देखा है इस तरह का हवाई जहाज? यहाँ से तो दिन में 100 एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। अभी ऐसा है, पहली बार देखा है हमने। ऐसा ना देख नहीं पाए हम लोग, ऐसे बच्चे लेकर सबको लेकर नीचे चले गए। क्या डर लग रहा है जितनी बार एयरक्राफ्ट देख रहा हवा में? मैं तो घर छोड़ के टीवी भी छोड़ के मैं तो बाहर चले गया, ऐसा आवाज आया था मैडम। अच्छा, इतना बुरा हाल था। देखिए, बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात उन भावनाओं की है जिनको छू गया है, और बात उन तस्वीरों की है जो ताउम्र याद रखेंगी। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और कभी भी याद आएगा कि एक हादसा हुआ था ऐसा, जिसमें लोग नहीं निकले थे, सिर्फ शव निकले थे, और शवों का एक अंबार निकला था जिसका डीएनए टेस्ट करके उन्हें अपने परिजनों को देना पड़ा था। कल्पनीय है ये दर्द। जितना बोलने में दर्द हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों के लिए होगा जो इससे जूझ रहे हैं, जो इस इंतज़ार को, कभी न खत्म होने वाले इंतज़ार का भी इंतज़ार कर रहे हैं। बात मिनटों की, घंटों की, या फिर 72 घंटों की नहीं है। जब ये डीएनए टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा कि ये पार्थिव शरीर किसका है, और फिर उन्हें दे दिया जाएगा। बात उन सवालों की है जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। बात उस सुरक्षा घेरे की है जिसे और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है। बात उन लोगों की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बात उन परिजनों की है जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, जो कल 24 घंटे पहले आए थे अलविदा करने के लिए, लेकिन अब इंतज़ार कर रहे हैं अंतिम संस्कार करने का। अकल्पनीय है ये दर्द, और हमारी भावनाएं और संवेदनाएं उन परिजनों के लिए है जो इससे गुजर रहे हैं। फिलहाल इस विशेष ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ इतना ही। मेरे सभी सहयोगियों और मेरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।